Welcome you all, my dear students, in my YouTube channel. Today we will read chapter number 12 from your book, that is Observing the Sky. Let's start the reading without wasting any time. It is a beautiful, clear night. A student watches the brilliant display of stars up in the sky. She is fascinated and also curious. She wants to know why some stars appear bright and some very dim. Are these stars really stationary or moving in the sky? Are there any other celestial bodies that can be seen in the sky besides stars? तो बच्चों इस पैराग्राफ में ये कहा जा रहा है, जैसे आपको पिक्चर में दिखाया गया है कि बहुत ही क्लियर नाइट का पिक्चर है और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दो स्टूडेंट्स हैं, वो देख रहे हैं स्टार्स को, watching the star or there is a brilliant display of the stars in the sky. Okay, the sky is very clear, है ना, clear sky है, तभी ये stars को देख पा रहे हैं twinkle करते हुए. And she is fascinated, the girl here standing is very much fascinated and very much attracted towards these stars. ठीक है, and also become very curious, और वो बहुत curious हो गई है, बहुत excited हो गई है, and she is very eager to know why these stars twinkle, है ना, and how many stars are there in the sky. जैसे कि हम लोग बचपन में सोचते थे कि ये स्काई में इतने सारे ये लाइट के जो टिमटिमाते हुए जो तारे हमें नज़र आ रहे हैं, तो ये कहाँ से आए हैं या ये क्यों चमक रहे हैं, क्योंकि जब हम छोटे थे तो हमें नहीं पता था बच्चों, अभी भी हमें नहीं पता है कि क्यों ऐसा होता है. तो इसी कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम समझेंगे. शी वॉन्ट्स टू नो वाई सम स्टार्स अपीयर ब्राइट एंड सम वेरी डिम. वो जानना चाहती है कि कुछ तारे इतने ज़्यादा चमकीले दिखाई दे रहे हैं और कुछ बिल्कुल एक बहुत ही डिम डिम सी लाइट शो कर रहे हैं, बहुत मध्यम सी लाइट में चमक रहे हैं. आर दी स्टार्स रियली स्टेशनरी और मूविंग इन द स्काई. अब ये कह रही हैं कि क्या ये स्टार्स रियली स्टेशनरी हैं, यानी कि ये फिक्स्ड है, एक ही जगह पर है, या फिर ये बच्चे सोच रहे हैं कि क्या ये स्टार्स मूव भी करते हैं या फिर फिक्स पोजीशन पे ही हैं स्काई में. आर देयर एनी अदर सेलेस्टियल बॉडीज दैट कैन बी सीन इन द स्काई बिसाइड स्टार. कि कोई और सेलेस्टियल बॉडी मीन्स और जो खगोलीय पिंड होते हैं और जो प्लैनेट्स या और जो ग्रुप ऑफ स्टार्स है वहाँ पर और भी चीज़ें हैं, स्टार्स के अलावा वहाँ पे प्लैनेट्स भी हैं या कोई दूसरी चीज़ें भी हैं या नहीं. तो वो ये खोज रहे हैं, ये डिस्कवर कर रहे हैं, एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं स्काई को. लेट अस ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस. तो आइए हम भी इन क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं. स्काई वॉचिंग कैन बी अ फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस. अब ये कह रहे हैं कि आसमान को देखना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक एक्सपीरियंस हो सकता है, वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस हो सकता है स्काई को वॉच करना. इट इज़ बेस्ट डन एट अ प्लेस वेयर देयर इज़ नो ब्राइट लाइट्स एंड द एटमोसफियर इज़ क्लियर विदाउट क्लाउड्स एंड डस्ट. अब ये कहते हैं कि स्काई हमें बहुत ही क्लियर कहाँ पर दिखता है, तो बेस्ट प्लेस वो है जहाँ पे कोई ब्राइट लाइट ना हो और एटमॉस्फेयर एकदम क्लियर हो और स्काई में बिल्कुल भी बादल ना हो, डस्ट ना हो, तो हम आसानी से स्काई के इस फैसिनेटिंग सीन को देख सकते हैं, राइट. फिर यहाँ पर एक पिक्चर में आपको दिखाया गया है, देयर इज़ वन मैन स्टैंडिंग on the earth and he has its own telescope, and with the help of this telescope we can see the farthest stars and planets. Okay, तो हम इनको बहुत क्लियरली देख सकते हैं, इन स्टार्स और प्लैनेट्स को इस टेलीस्कोप की हेल्प से. ओके, तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं. व्हाट इज़ देयर इन द नेक्स्ट पेज फॉर अस? ऑब्जर्व द स्काई ड्यूरिंग डे टाइम एंड नाइट टाइम. अब आप इस स्काई को 5 दिनों तक लगातार डे टाइम में भी ऑब्जर्व कीजिएगा और नाइट टाइम में भी ऑब्जर्व कीजिएगा. एंड नाउ व्हाट यू विल डू, रिकॉर्ड एंड ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स. अब आपने क्या करना है, एक नोटबुक लेनी है और उनमें उस नोटबुक पे एक टेबल ड्रॉ करना है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है ना, द टेबल गिवन हेयर बिलो इज सिमिलर मैनर में आपको ऐसे ड्रॉ करना है. और साथ में इफ़ यू कैन ड्रॉ द पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, विच यू कैन सीन विद द अनएडेड आई इन द टेबल गिवन हेयर.
अब कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स आपने स्काई में दिन के टाइम में देखे, वो उनकी पिक्चर और उनकी पिक्चर ड्रॉ करनी है और उनके बारे में रिकॉर्ड करना है, ठीक है। जिनको आप अनएडेड आई से देख पाए, अनएडेड आई का मतलब है कि बिना माइक्रोस्कोप के, माइक्रोस्कोप कह रही हूँ सॉरी, बिना टेलीस्कोप के देख पाए, और उन ऑब्जेक्ट के नेम भी लिखने हैं, और जिनको आप टेलीस्कोप की हेल्प से देख पाए उनके भी नेम आपने लिखने हैं, ओके। अब यहाँ पे वार्निंग क्या दे रहे हैं, नेवर रिमेंबर, नेवर लुक एट द सन डायरेक्टली ड्यूरिंग डे टाइम। तो वार्निंग कह रहे हैं कि कभी भी ऐसा नहीं कीजिए, रिमेंबर, याद रखिए कि आप सन की तरफ डायरेक्टली दिन के दौरान मत देखिए, डायरेक्ट सन को मत देखिए आप। दिस कैन हार्म योर आइज वेरी सीरियसली, दिस इज़ वार्निंग फॉर यू, कि अगर आप सन को डायरेक्ट देखेंगे, ठीक है, और अपनी जो है एकदम नंगी आंखों से देखेंगे सन को एकदम, या तो फिर सन ग्लासेस ले लीजिए उस तरह के, अगर आप डायरेक्ट देखने जा रहे हैं तो इट कैन हार्म योर आइज, ओके, द सनलाइट कैन हार्म योर आइज। तो अभी फिर ये क्या कह रहे हैं, इस टेबल को हमने कुछ इस तरह से फिल किया है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन के बाद में। तो यहाँ पर आप वो डेट फिल कर सकते हैं कि फर्स्ट डे, डे 1 कौन सी डेट है, और आपने स्काई में क्या ऑब्जर्व किया ड्यूरिंग द डे। पिक्चर भी ड्रॉ कर दीजिए उसकी छोटी सी, जैसे सन देखा तो यहाँ सन की पिक्चर ड्रॉ कर दो। एंड नाइट में आपने सेम डे में क्या देखा, स्टार्स देखे, तो यहाँ स्टार्स की पिक्चर ड्रॉ कीजिए। एंड डज दीज ऑब्जेक्ट्स अपीयर टू मूव, क्या आपको लगा कि ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं। अगर आपको लगा है तो यस यस, हमें नीचे से लग रहा है कि सन जो है वो ईस्ट में राइज हो रहा है, लेकिन वेस्ट में जाकर वो सेट हो रहा है। तो इससे भी हमें कहीं ना कहीं ये हिंट मिलता है कि शायद से सन भी मूव कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन हमें ये भी पता है कि हमारी अर्थ मूव कर रही है, राइट, ठीक है। तो सन मूव नहीं कर रहा, तो पर हमें ऐसा लगता है, ओके। और उसके बाद में सेकंड डे आप नोटिस कीजिए कि आपने क्या देखा, मून देखा हमने। मून हमने अर्ली मॉर्निंग जब हम उठे तो हमने सन भी देखा और मून भी देखा, होता है ना कई बार जब आप सुबह उठते हैं, 7 बजे का टाइम होता है, 7 o'clock के नियर बाय का टाइम है, तो आपको जो है स्काई में मून भी दिखाई दे रहा होता है और साथ में सन भी निकल रहा होता है। तो हम दोनों को भी कई बार मतलब देख रहे होते हैं। तो डे के टाइम में अर्ली मॉर्निंग हम इसको ले सकते हैं, और इवनिंग में भी हम ले सकते हैं, है ना, कि हमें स्काई में सन भी दिख रहा है और मून भी दिख रहा है। तो ये भी हमने ऑब्जर्व किया है तभी लिखा है, तो आप भी ऑब्जर्व कीजिएगा ज़रूर और लिखिएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपने नाइट स्काई में क्या देखा, ऑब्वियसली मून देखा, ठीक है। और फिर आपने देखा क्या ये अपीयर हो रहे हैं आपको मूव करते हुए, तो अगर आपको लग रहा है कि ये मूव कर रहे हैं, यस, हमें तो लगता है नीचे से कि ये मूव कर रहे हैं। और वैसे भी मून तो एक सैटेलाइट है, तो वो भी अर्थ के अराउंड मूव करता है, अर्थ के अराउंड जो है वो रेवोल्यूशन करता है ना। 28 डेज उसका 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है, हमने इससे प्रीवियस चैप्टर में भी रीड किया। तो और उसके बाद जो भी आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं, यू कैन रिकॉर्ड दीज ऑब्जर्वेशंस हेयर, ओके। फिर आपने क्या करना है बच्चों, ये एक एक्टिविटी है, आपको करना है, इस एक्टिविटी को ऑब्जर्व करना है, एक्सपीरियंस करना है, एंड देन यू हैव टू फिल दिस। ये नहीं कि अगर मैंने ऐसा कुछ लिखा है तो आप भी, नो, डू इट बाय योर सेल्फ, ओके, एंड देन राइट। Compare and contrast your day sky and night sky observations using the following circles। अभी देखिए आपने कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट करना है, अपने जो दिन का स्काई देखा वो कैसा था, नाइट का स्काई कैसा था, उसमें कौन से ऑब्जेक्ट्स आपको दिखाई दिए, और ये जो सर्कल्स नीचे बने हैं ना बेटा, इन सर्कल्स में आपको डे टाइम स्काई कैसा था, कौन कौन से ऑब्जेक्ट विजिबल थे, नाइट टाइम स्काई में कौन से ऑब्जेक्ट्स यू हैव सीन, एंड ये जो बीच का जो पार्ट है, इन द डे टाइम एंड नाइट टाइम के बीच का जो पार्ट है, यहाँ पर आपने क्या लिखना है, राइट द नेम ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स इफ एनी दैट यू कुड ऑब्जर्व बोथ ड्यूरिंग डे टाइम एंड नाइट टाइम। तो अब यहाँ पर ऐसे ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं जो आपने दिन के, मतलब वो ऑब्जेक्ट्स जो आपको दिन में भी दिखे और रात में भी दिखे, दोनों टाइम में दिखे हैं, तो वो यहाँ पे लिखने हैं। तो दोनों टाइम में हमें क्या देखा, हमने देखा कि जो मून है वो दिन के दौरान भी दिखा हमें और रात के दौरान भी हमें देखा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। देन कम टू नेक्स्ट पेज एंड अर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अर डे टाइम स्काई। तो अब हमारा डे टाइम स्काई, इसमें हम क्या क्या देख रहे हैं, दे आर सेइंग दैट वी कैन सी द सन एंड समटाइम्स इवन द मून ड्यूरिंग द डे टाइम। हमने क्या देखा, हमने देखा कि सन है ड्यूरिंग द डे टाइम और कई बार इवन मून भी है,
द सन डोमिनेट्स द डे टाइम स्काई विद इट्स ब्राइटनेस। अब सन जो है वो डे टाइम में प्रेजेंट होता है अपनी फुल ब्राइटनेस के साथ में, तो सन की सनलाइट बहुत ज़्यादा होती है ड्यूरिंग द डे टाइम। ड्यूरिंग द डे टाइम द सन अपीयर्स टू मूव थ्रू स्काई। तो डे के दौरान क्या होता है, दिन के दौरान क्या होता है, सूरज हमें स्काई में दिखता है एंड इट अपीयर्स टू राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। एंड और सन जो है वो हमें कहाँ से राइज करता हुआ दिख रहा है, ईस्ट से, और सेट हो रहा है वेस्ट में। तो नोट दिस पॉइंट ऑल्सो। okay, we now understand that this apparent motion of the sun for us is because of rotation of earth on its axis from west to east। अब हम समझ रहे हैं कि ये जो apparent motion, ये जो मोशन नहीं हो रहा है, apparent motion होता है जो नहीं हो रहा है लेकिन ऐसा लग रहा है कि हो रहा है, प्रतीत होते हुए, वो मूव होते हुए हमें सन ऐसा लग रहा है, बट सन मूव नहीं कर रहा है। ओके, लेकिन हमें क्यों लग रहा है ऐसा कि सन मूव कर रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, क्योंकि अर्थ की रोटेशन हो रही है अपने ही एक्सिस पे, और जो अर्थ है वो रोटेट कर रही है अपने ही एक्सिस पे। जो है सपोज ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ये अर्थ है और ये इसका एक्सिस है, ठीक है। तो ये वेस्ट टू ईस्ट जो है वो मूव करती है अपने ही एक्सिस पे, ये रोटेट करती रहती है, ठीक है, अराउंड द सन। तो हमें ऐसा लगता है कि जो हमारा सन है वो मूव कर रहा है। We can also sometimes see some planets like Mercury and Venus during early morning hours। कई बार हमने देखा है कि जो हमारे जो अर्ली मॉर्निंग आवर्स होते हैं उस दौरान पे हमारे जो मर्करी और वीनस जो प्लैनेट्स हैं वो भी दिखाई देते हैं। दीज प्लैनेट्स हैव बीन नेम्ड एज मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार्स। और मर्करी और वीनस को हम मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार्स भी कहते हैं। दे आर सीन वेरी लो नियर द हॉरिजन इन द स्काई। और स्काई में हमें बहुत लो, वेरी लो नियर द हॉरिजन, स्काई का जो हॉरिजन जहाँ से स्टार्ट होता है बहुत लो नीचे हमें ये दिखाई देते हैं मर्करी एंड वीनस। दे आर ऑल्सो कॉल्ड मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार्स। नोट दिस पॉइंट ऑल्सो, mark in your book as well। okay, now move to next topic, that is night time sky। we all know that moon appears as brightest and most recognizable object in the sky at night। अब हम सब जानते हैं कि जो मून है वो एक ब्राइटेस्ट और मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल ऑब्जेक्ट है। जो हम नाइट स्काई देखते हैं उसमें सबसे पहले हमें मून ही दिखाई देता है बेटा। एंड इन एडिशन टू द मून, स्टार्स एंड प्लैनेट्स आर द अदर सेलेस्टियल बॉडीज दैट कैन बी सीन इन द नाइट स्काई। अब ये कह रहे हैं कि मून तो हमें दिखाई दे रहा है नाइट में, लेकिन जो स्टार्स है और जो प्लैनेट्स है दे कैन ऑल्सो बी सीन इन द नाइट स्काई। हम उनको भी देख सकते हैं नाइट स्काई में। We have learned a little bit about the planets in the previous chapter। तो planets के बारे में हम previous chapters में study कर चुके हैं। okay, we have learned a little bit and the planet Venus। और planet Venus के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि it is the brightest object in the sky after sun and moon। sun तो ब्राइटेस्ट है ही, मून तो है ही, है ना। मून की अपनी लाइट नहीं है, लेकिन सन की लाइट से मून जो है वो हमें ब्राइट दिखाई देता है। तो सन और मून तो हमें स्काई में दिखते ही हैं साथ में हमें। और जो ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है वो कौन सा है, वीनस, वो दिखाई देता है क्योंकि ये लाइट रिफ्लेक्ट करता है ना ज़्यादा से ज़्यादा। वीनस इज़ नॉट ओनली प्लैनेट वी सी इन द नाइट स्काई। तो ये कह रहे हैं कि वीनस ही सिर्फ इकलौता प्लैनेट नहीं है जो हमें रात के आसमान में दिखाई देता है, बल्कि बिसाइड्स this Venus, Mars, Jupiter and Saturn, they are the other planets that can be seen in the night sky। तो मार्स हो गया, जुपिटर, सैटर्न, ये तीनों भी दिखाई देते हैं हमें नाइट स्काई में, इवन विद अनएडेड आई। इवन हम बिना टेलीस्कोप के नाइट स्काई में मार्स, जुपिटर, सैटर्न को देख सकते हैं, राइट। एंड कम टू द नेक्स्ट पेज एंड दे आर टेलिंग अस अबाउट यूरेनस एंड नेपच्यून की जो मार्स, जुपिटर, सैटर्न है उसके अलावा जो रेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स हैं यूरेनस एंड नेपच्यून, वो बहुत ही फेंट दिखाई दे रहे हैं हमें, वेरी फेंट। एंड फेंट मतलब बहुत ही हल्के दिखाई दे रहे हैं। एंड कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ पावरफुल माइक्रोस्कोप। और ये जो हमारे यूरेनस और नेपच्यून है क्योंकि बहुत दूर भी हैं तो इन्हें हम टेलीस्कोप की हेल्प से ही देख पाते हैं। ओके, तो कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जिन्हें हम अनएडेड आई से देख पा रहे हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम एडिड आई से यानी टेलीस्कोप से देख पा रहे हैं। एडिड होता है जिसकी हेल्प से हम देख पा रहे हैं।
तो वो इंस्ट्रूमेंट टेलीस्कोप होता है जिनसे हम स्टार्स प्लैनेट्स को देख पाते हैं स्काई में, जो कि बहुत दूर होते हैं, उनको भी हम बहुत आसानी से और बहुत ही मैग्नीफाइड इमेज में देख सकते हैं। फिर बच्चों यहाँ पर है डू यू नो। तो इन्होंने एक फैक्ट यहाँ बताया है कि क्या आप जानते हैं बच्चों, जो प्लैनेट सैटर्न है वो पहला प्लैनेट था जो कि टेलीस्कोप की हेल्प से डिस्कवर किया गया था। ओके, सो डू यू नो अनदर फैक्ट दे आर टेलिंग यू कि अवर सन शाइन्स विद अ येलोइश वाइट लाइट, कि हमारा जो सन है वो येलोइश वाइट लाइट से शाइन करता है। ऑल द अदर स्टार्स आर हाउएवर नॉट येलोइश वाइट, कि ऑल जो हमारे दूसरे तारे हैं उनकी लाइट येलोइश वाइट नहीं होती है। स्टार्स वेरी इन साइज, ब्राइटनेस, टेम्परेचर एंड कलर। और जो स्टार्स हैं वो अपनी ब्राइटनेस में, टेम्परेचर, साइज़ और कलर में भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। स्टार्स का साइज़ भी डिफरेंट हो सकता है, उनकी ब्राइटनेस भी डिफरेंट हो सकती है, टेम्परेचर भी डिफरेंट हो सकता है, कलर भी डिफरेंट हो सकता है स्टार्स का। ठीक है, तो कुछ स्टार्स हमें छोटे दिखाई देते हैं एकदम स्पॉट की तरह, और कुछ हमें बड़े दिखाई देते हैं और काफ़ी लाइट हमें दिखाई देती है। द हॉटेस्ट स्टार शाइन विद अ वाइटिश ब्लू लाइट, जो सबसे गर्म तारा होता है ना वो वाइटिश ब्लू लाइट से हमें चमकता हुआ दिखाई देगा, वाइटिश ब्लू लाइट दिखाई देगी, जो सबसे गर्म और हॉटेस्ट स्टार होगा। ओके, तो इस तरह से हम स्टार्स को पहचान सकते हैं, स्काई में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। नाउ मूव टू आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज अबाउट आवर स्टार्स। हमारे स्टार्स के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं थोड़ा और ध्यान से। ठीक है, तो पहले हमें दिया हुआ है कि जो स्टार्स होते हैं, एक तो चीज़ आप नोट कर लीजिए कि स्टार्स ऑल्सो हैव देयर ओन लाइट, कि जो स्टार्स होते हैं ना बेटा, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टार्स की अपनी खुद की लाइट भी होती है। ओके, वी ऑल नो दैट देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स इन अवर स्काई। अब हम सब जानते हैं कि स्काई में तो बहुत सारे स्टार्स हैं, एंड देयर आर ह्यूज स्पीयर्स ऑफ वेरी हॉट गैसेस हैविंग लाइट ऑफ देयर ओन। और बहुत बड़े स्फीयर्स होते हैं ये स्टार्स, और हॉट गैसेस के स्फीयर्स होते हैं, गोले होते हैं, और इनकी खुद की लाइट होती है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, दे हैव देयर ओन लाइट, स्टार्स हैव देयर ओन लाइट। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट, बहुत इंटरेस्टिंग रोचक बात है, इसको नोट करना चाहिए आपको, एंड रियलाइज करना चाहिए दैट द सन इज़ ऑल्सो अ स्टार, कि जो हमारा सन है दैट इज़ ऑल्सो अ स्टार एंड वेरी ब्राइट स्टार, एंड द स्टार विच इज़ नियरेस्ट टू द अर्थ, हमारी अर्थ के सबसे नज़दीक वाला स्टार कौन सा है, सन। इट मे कम एज अ सरप्राइज टू यू बट इट्स ब्राइटनेस इज लेस देन दैट ऑफ मैनी स्टार्स। लेकिन अब एक सरप्राइज की बात यहाँ ये है, हमारे अर्थ के सबसे नज़दीक होने के कारण, देखो इतना नज़दीक है तो हमें ये कैसा दिखना चाहिए, बहुत ब्राइट दिखना चाहिए, लेकिन ये लेसर ब्राइट होता है देन मैनी स्टार। बहुत सारे स्टार्स बहुत ब्राइट होते हैं, लेकिन जो हमारा सन है उसकी ब्राइटनेस उन स्टार्स के कंपैरिजन में थोड़ी कम होती है। ठीक है, वी नो वी नो दैट आवर सन इज़ अ स्टार ऑफ एवरेज ब्राइटनेस। तो यहाँ पर ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, कि आवर सन इज़ अ स्टार ऑफ एवरेज ब्राइटनेस, की सामान्य चमक है हमारे सन की। ठीक है, एवरेज ब्राइटनेस है हमारे सन की। कीप दिस लाइन इन योर मेमोरी। ओके, कि सन की जो ब्राइटनेस है वो एवरेज है, वो सामान्य चमकीला है, वो बहुत ज़्यादा चमकीला नहीं है, बल्कि स्टार्स उससे ज़्यादा चमकीले हैं। ओके, almost all the stars are millions of times farther away from us as compared to distance of sun from us। अब ये कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट तकरीबन सभी तारे जो हैं वो कितने दूर हैं हमसे, मिलियन ऑफ टाइम्स दूर हैं हमसे। ठीक है, एज अगर हम कंपेयर करें सन के डिस्टेंस से, तो जो स्टार हैं वो सन से भी ज़्यादा दूर हैं। ओके, इट इज़ फॉर दिस रीज़न, यही कारण है दैट सन अपीयर्स लाइक अ बॉल टू अस, कि सन हमें एक बड़ा गोला सा दिखता है, बट अदर स्टार्स अपीयर ओनली एज पॉइंट और डॉट्स। लेकिन जो स्टार्स हैं क्योंकि वो सन से भी दूर हैं, इसलिए वो हमें एक बिल्कुल बिंदु की तरह दिखते हैं, एक पॉइंट की तरह, एक डॉट की तरह दिखते हैं। ओके, जैसे आप ये देख रहे होंगे, इधर ये पिक्चर्स दिखाई दे रही है, इसमें एक बिंदु की तरह बिल्कुल जो है, वो जो स्टार बहुत दूर हैं वो तो एक बिल्कुल स्पॉट की तरह, डॉट की तरह दिख रहे हैं। ठीक है, और कुछ स्टार्स ऐसे हैं वो बिल्कुल एकदम ब्राइट दिख रहे हैं हमें। ठीक है, और क्योंकि वो स्काई के वो हमारे अर्थ के बिल्कुल नज़दीक हैं, इसलिए उनकी लाइट भी बहुत ज़्यादा दिख रही है और वो बहुत बड़े भी दिख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं।
देन स्टार्स अपीयर एज डिम पॉइंट्स इन द नाइट स्काई। तो स्टार्स जो हैं वो डिम पॉइंट्स की तरह नाइट स्काई में हम उनको देख सकते हैं। एंड दिस इज़ ड्यू टू देयर वेरी लार्ज डिस्टेंसेस। हमें इतने डिम पॉइंट्स में क्यों दिखते हैं ये स्टार्स नाइट स्काई में? क्योंकि वो लार्ज डिस्टेंसेस पर प्रेजेंट है। वो तारे इतने छोटे छोटे बिंदुओं की तरह दिखते हैं क्योंकि वो बहुत बहुत दूर हैं, वो सन से भी दूर हैं। एंड दे डू नॉट डिसअपियर ड्यूरिंग डे टाइम। कहते हैं कि ये स्टार्स जो है ना दिन के दौरान भी डिसअपियर नहीं होते हैं। दे आर प्रेजेंट देयर इन द स्काई ऑल द टाइम। ये स्टार्स स्काई में प्रेजेंट होते हैं हर वक्त, सुबह शाम दोपहर, ठीक है। तो ये होते ही होते हैं। इवन रात को तो ये विजिबल हो जाते हैं। और दिन में हमें क्यों नहीं ये स्टार्स दिखाई देते? ड्यू टू द ब्राइटनेस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की ब्राइटनेस के कारण हमें नहीं दिखते हैं। हाउएवर दे आर नॉट विजिबल ड्यूरिंग अ डे टाइम ड्यू टू सन्स ब्राइटनेस। यही एज आई टोल्ड यू कि सन की ब्राइटनेस इतनी होती है दिन के दौरान कि हम इन स्टार्स को देख नहीं पाते, बट दे आर still visible in the sky. Then move to next topic, that is constellation. Constellation क्या दिया गया है? लैटस। कॉन्स्टिलेशन का मतलब हिंदी में नक्षत्र, ठीक है। ग्रह, ग्रह होता है प्लैनेट्स, नक्षत्र होता है कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? ऐसे शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो एक ग्रुप ऑफ स्टार्स, ठीक है। स्काई में जब आप बहुत सारे स्टार्स को एक ग्रुप में देखते हैं और एक पर्टिकुलर पैटर्न और डिज़ाइन में देखते हैं ना, तो दैट इज़ कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। तो कॉन्स्टिलेशन होता क्या है? बेसिकली इट इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, ठीक है, which appear in the sky in some pattern or some design, ठीक है। And these patterns or designs they resembles to some kind of figures, okay। तो let us closely and carefully observe some bright and prominent stars on a clear night sky। आइए कुछ closely care और carefully हम observe करते हैं कुछ बहुत ही prominent star जो हमें काफ़ी bright नज़र आ रहे हैं, एकदम क्लियर नाइट स्काई में हम उनको देखते हैं। What do we observe? हमने क्या ऑब्जर्व किया? Some of these stars appear to form some kind of a pattern that appears to resemble some familiar figure। अब ये कह रहे हैं कि कुछ तारे तो हमें ऐसे दिखाई दे रहे हैं, एक पैटर्न में वो नज़र आ रहे हैं, ग्रुप में नज़र आ रहे हैं, और एक कोई फिगर, कोई ड्रॉ, कोई पिक्चर जैसे किसी ने ड्रॉ कर दी हो, किसी चीज़ की फिगर जैसे ड्रॉ कर दी हो, ऐसे वो नज़र आते हैं। एंड सच अ ग्रुप ऑफ स्टार्स इज नोन एज कॉन्स्टिलेशन। और ये जो ग्रुप ऑफ स्टार्स जो एक फैमिलियर फिगर की तरह नज़र आ रहे हैं, एक पैटर्न में डिज़ाइन में नज़र आ रहे हैं, ये ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं, या नक्षत्र कहते हैं, या तारों का एक झुंड कह देते हैं, ठीक है, ग्रुप कह देते हैं। अ कॉन्स्टिलेशन इज, अब देखिए यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है, ये आप अंडरलाइन कर सकते हैं। अ कॉन्स्टिलेशन इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट अपीयर टू फॉर्म सम रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न और शेप इन द स्काई। तो ये कुछ जाने माने कुछ शेप्स हमें जो नज़र आ रहे हैं आसमान में तारों के ग्रुप में, तो यही कॉन्स्टिलेशन है। अब फिर इन्होंने कुछ आपको फैक्ट बताया है नीचे, और वो फैक्ट में क्या बताया है देखिए। एंशियंट पीपल डिवाइस द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिलेशन। तो कॉन्स्टिलेशन का कॉन्सेप्ट एंशियंट पीपल से आया, पुराने लोगों से आया, सो दैट दे वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज एंड लेबल सम ऑफ द स्टार्स इन द स्काई। और ये कॉन्स्टिलेशन का कॉन्सेप्ट इसलिए भी आया ताकि स्काई के अंदर जो स्टार्स हैं उनको वो रिकॉग्नाइज कर सके, ठीक है। और दिस वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर देम एज दे वर डिपेंडेंट ऑन दी स्टार्स टू फाइंड डायरेक्शंस एंड टू फाइंड टाइम। तो ये इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट था कॉन्स्टिलेशंस को रिकॉग्नाइज करना, क्योंकि वो डिपेंड थे इन तारों पे डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, और समय को मेजर करने के लिए, टाइम मेजर करने के लिए, और डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। Now moved on to the next paragraph, that is we can easily recognize some constellations in the sky। हम स्काई में कुछ कॉन्स्टिलेशंस को आसानी से पहचान सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिलेशंस विच वी कैन सी ड्यूरिंग द स्प्रिंग इन द अर्ली पार्ट ऑफ नाइट। कहते हैं ऐसा ही एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिलेशन जो हमने कब देखा? स्प्रिंग सीजन के दौरान और अर्ली पार्ट ऑफ नाइट, और रात के पहले ही पहर में हमने, अर्ली पार्ट में हमने देखा। तो हमने क्या देखा कि उसका नाम था उर्सा मेजर, ठीक है। तो वो कॉन्स्टिलेशन कौन सा था? उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन था, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज ग्रेट बेयर और बिग डिपर।
तो इस उर्सा मेजर को इन्होंने ग्रेट बियर और बिग डिपर भी कहा है। द टू स्टार्स एट द टॉप। अब देखिए ये उर्सा मेजर है और ये इसके 2 स्टार्स हैं, ठीक है। ये टॉप पे एक ये हो गया है ना, और एक ये हो गया, ठीक है। तो ये जो 2 स्टार्स हैं, और इन्होंने बोला है कि 2 स्टार्स एट टॉप ऑफ दिस कॉन्स्टिलेशन आर पॉइंटर्स। तो ये 2 स्टार्स क्या हैं? पॉइंटर्स हैं। दिस इज बिकॉज द लाइन ज्वाइनिंग दोज पॉइंट्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ अ स्पेशल स्टार कॉल्ड पोल स्टार और नॉर्थ स्टार। ऐसा इसलिए बोलते हैं इनको पॉइंटर्स, क्योंकि जो लाइन ज्वाइन करती है इन पॉइंट्स को, वो किसकी डायरेक्शन में ज्वाइन कर रही है? पोल स्टार की डायरेक्शन में, ठीक है। और पोल स्टार जो है हमारा नॉर्थ स्टार भी कहलाता है। नॉर्थ स्टार क्यों कहलाता है? क्योंकि पोल स्टार जो है वो, जैसे ये मान लो आपका अर्थ है, अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यानी नॉर्थ पोल की तरफ कोई पोल स्टार होता है, ठीक है बेटा। और जो पोल स्टार होता है ना वो फिक्स्ड होता है, उसकी पोजीशन फिक्स होती है, वो मूव नहीं करता, वो स्टेशनरी होता है, ठीक है। तो ये आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट है सम ऑफ द अदर इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशंस आर। अब इन्होंने कुछ और कॉन्स्टिलेशंस के आपको एग्जांपल दिए हैं कि एक कॉन्स्टिलेशन है जो विंटर में विजिबल होता है, उसको बोलते हैं ओरियन। और एक होता है अर्सा माइनर, जिसे हम स्मॉलर डिपर भी बोलते हैं, जो विजिबल होता है स्प्रिंग सीजन में। एंड द अदर कॉन्स्टिलेशन और ग्रुप ऑफ स्टार यहाँ दिया है इन्होंने कैसियोपिया। कैसियोपिया इज़ विजिबल इन ऑटम सीजन। तो ये ऑटम सीजन में विजिबल है। ये देखिए, दिस इज़ द डिज़ाइन और पैटर्न ऑफ शेप ऑफ अर्सा मेजर, ठीक है, जिसे हम ग्रेट बेयर भी बोलते हैं, बिग डिपर भी बोलते हैं। और ये है आपका अर्सा माइनर, जिसे हम स्मॉलर डिपर भी बोलते हैं। एंड इट कैन बी सीन इन विच सीजन? स्प्रिंग सीजन, ठीक है। तो इस तरह से आप ओरियन और कैसियोपिया ये भी हैं। ओरियन विजिबल इन विंटर एंड कैसियोपिया विजिबल इन ऑटम। तो बेटा इन पे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, तो इनको भी आपने बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। नाउ कम टू पोल स्टार। अब हम पोल स्टार की बात करते हैं, ओके। तो पोल स्टार के बारे में एक बार हम देख लेते हैं क्या बताया पोल स्टार के बारे में। पोल स्टार को हम ध्रुव तारा भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये एक स्पेशल स्टार है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है। जैसे आपका ये अर्थ है और ये अर्थ है, और ये जो सेंटर है इसका, ये हमारा इक्वेटर है। तो इक्वेटर के ऊपर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इक्वेटर के नीचे है साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ को ये पोल स्टार फिक्स्ड होता है। तो ये स्पेशल स्टार है, ठीक है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस स्टार अपीयर्स टू रिमेन फिक्स्ड एट वन प्लेस। दूसरे स्टार्स तो चलो हमें मूव करते हुए दिखते हैं, लेकिन ये मूव नहीं करता, ये एक ही जगह पे फिक्स्ड है। दिस इज सो बिकॉज इट लाइज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, ये अर्थ का एक्सिस आपको इमेजिनरी नज़र आ रहा होगा वाइट लाइन में। तो ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी अर्थ अपने एक्सिस के अलोंग रोटेट करती है, तो ऐसा इसलिए है, ठीक है। और बिकॉज ऑफ दिस स्पेशल फीचर, और ये खास विशेषता जो इस ध्रुव तारे की है, पोल स्टार की है, इसके खास इस स्पेशल फीचर की वजह से दिस स्टार हैज़ बीन यूजफुल टू ट्रैवलर्स। ये स्टार ट्रैवलर्स के लिए बहुत यूजफुल रहा है। एंड इट डिफाइंस द नॉर्थ डायरेक्शन, और उन्होंने वो इस पोल स्टार की हेल्प से ही नॉर्थ डायरेक्शन को पहचान पाते थे या आइडेंटिफाई कर पाते थे, ओके। तो इस तरह से ये है पोल स्टार के बारे में, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोल स्टार का टॉपिक, ओके। नाउ फिर इन्होंने आपको एक एक्टिविटी दी है नीचे, ठीक है। दिस इज़ द एक्टिविटी। ये कहा गया है टू डिज़ाइन पैटर्न ऑफ मेन कॉन्स्टिलेशंस एंड टू नेम देम, कि आपने कॉन्स्टिलेशंस कैसे बनाने हैं। एक एक्टिविटी में आपको सिखाया गया है आपको कौन कौन सा मटेरियल चाहिए। एक आपको A4 साइज़ का कार्ड, ब्लैक बोर्ड, सॉरी नॉट ब्लैक बोर्ड, ब्लैक कार्डबोर्ड चाहिए, ग्लू, क्रेयॉन्स और एल्यूमिनियम फॉयल चाहिए। फिर आपको प्रोसीजर भी दिया गया है, आपको ये कॉन्स्टिलेशन कैसे तैयार करना है, मतलब ग्रुप ऑफ स्टार्स कैसे तैयार करना है। तो चूज़ कर लीजिए आप कोई भी 2 कॉन्स्टिलेशंस की शेप, ठीक है। एक जो समर में विजिबल होता है कॉन्स्टिलेशन, और एक जो विंटर में विजिबल होता है कॉन्स्टिलेशन, ठीक है। तो आप कोई भी 2 चूज़ कर सकते हैं। और फिर आप एल्यूमिनियम फॉयल लेंगे और उनसे आप 3D स्टार्स बनाएंगे। कैसे? उन एल्यूमिनियम फॉयल को आपने रोल करना है और बॉल की तरह गोल कर देना है। फिर अब इन जो आपने ब्लैक कार्डबोर्ड लिया है उसके ऊपर आप ये स्टार बॉल्स जो आपने बनाए हैं उनको आपने स्टिक कर देना है, ठीक है। तो स्टिक करने के बाद में आपने क्या करना है, स्टिक द बॉल्स ऑन ब्लैक बोर्ड ऑन
सॉरी ब्लैक कार्डबोर्ड ऑन विच द शेप ऑफ टू कॉन्स्टलेशंस हैज़, हाँ, और उस कार्डबोर्ड पे आपने ना उन कॉन्स्टलेशन की शेप को पहले ही ड्रॉ करके रखना है, और फिर ये जो आपने बॉल्स बनाई है ना एल्यूमिनियम की, उस शेप के ऊपर आपने उनको स्टिक करते जाना है, ठीक है। जैसे सपोज़ आपने ये आपने सपोज़ करो ये आपने अर्सा मेजर और इसका ड्रॉ कर लिया है ऐसे ब्लैक पेपर पे। अब आपने एल्यूमिनियम फॉइल्स के स्टार बना लिए, और अब आपने क्या करना है, उन एल्यूमिनियम फॉइल के स्टार्स को ऐसे इनकी शेप के ऊपर जहाँ जहाँ पे ये स्टार्स हैं वहाँ वहाँ वो एल्यूमिनियम फॉइल के स्टार्स आपने चिपका देने हैं, और आपका ये एक्टिविटी रेडी हो जाएगा कॉन्स्टिलेशंस वाला। ओके, तो कुछ इस तरह से आपको ये कॉन्स्टिलेशन की एक्टिविटी करनी है। होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप इसको अपनी क्लासरूम में भी लगा सकते हैं इस एक्टिविटी को, ठीक है। और आप अपने टीचर से भी डिस्कस कीजिए इन सब चीज़ों को, और आप ये एक्टिविटी करके देखिए। ओके, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा बच्चों। चलिए अभी हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या दिया गया है। आइडेंटिफाइंग द प्लैनेट्स इन द स्काई। अब स्काई में प्लैनेट्स को आइडेंटिफाई करना है आपको। वी कैन आइडेंटिफाई अ प्लैनेट इन द बैकग्राउंड ऑफ स्टार्स बाय क्लोजली ऑब्जर्विंग द नाइट स्काई। कहते हैं हम प्लैनेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन द बैकग्राउंड ऑफ स्टार्स, स्टार्स के बैकग्राउंड में प्लैनेट्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे, स्काई को बहुत ध्यान से देखना है, और सम ऑफ द फीचर्स ऑफ प्लैनेट्स दैट इनेबल अस टू डिस्टिंग्विश दैम फ्रॉम स्टार्स। अब ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे फीचर्स भी आपको पता होने चाहिए जिससे आप प्लैनेट में और स्टार्स में आप अंतर कर सको, डिस्टिंग्विश कर सको। तो अब हम प्लैनेट्स के फीचर्स देखते हैं, स्टार्स से कैसे प्लैनेट्स अलग होते हैं, अलग दिखते हैं। नंबर 1 फीचर है प्लैनेट इज़ क्लोज़र टू अस देन द स्टार्स। कि जो प्लैनेट्स होते हैं अर्थ, मार्स, जुपिटर, जो भी हमने पढ़ा, वीनस, तो ये कहते हैं स्टार्स से भी नज़दीक होते हैं। प्लैनेट इज़ क्लोज़र टू अस देन द स्टार्स। पहली बात तो ये है कि स्टार्स बहुत दूर होते हैं और प्लैनेट्स बहुत नज़दीक होते हैं हमारे। दैट इज़ वाई प्लैनेट्स अपीयर लाइक टाइनी डिस्क्स वेयर एज स्टार्स अपीयर एज पॉइंट्स। इसीलिए जो प्लैनेट्स हैं हमें वो डिस्क की तरह दिखते हैं, डिस्क, टाइनी डिस्क शेप के दिखते हैं, और स्टार्स तो हमें एक बिंदु की तरह, जैसे फुल स्टॉप दिख रहा है ना आपको, इसी पॉइंट्स में दिखते हैं। सेकेंड ये कह रहे हैं कि जो प्लैनेट्स होते हैं, जो स्टार्स होते हैं वो ट्विंकल करते हैं, ट्विंकल करते हुए दिखते हैं, लेकिन जो प्लैनेट्स हैं दे डू नॉट ट्विंकल। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज स्टार्स की अपनी खुद की लाइट होती है, लेकिन प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। स्टार्स हैव देयर ओन लाइट, दैट्स वाई दे अपीयर टू ट्विंकल, ओके, बट प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल. Stars do not appear to change their relative position with each other in the night sky. कहते हैं कि स्टार्स दे डू नॉट अपीयर टू चेंज देयर रिलेटिव पोजीशन। स्टार्स जो है वो अपनी एक दूसरे स्टार को देख के अपनी पोजीशन या दूसरे स्टार के रिलेशन में रिलेटिवली अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते हैं, लेकिन दे अपीयर टू बी ऑलमोस्ट स्टेशनरी। तो स्टार्स हमें स्टेशनरी ही दिखाई देते हैं। हाउएवर जो प्लैनेट्स हैं हमने देखा है कि वो अपने ऑर्बिट पे कैसे मूव करते हैं, हमने प्रीवियस चैप्टर में रीड किया। तो प्लैनेट्स चेंज देयर रिलेटिव पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू each other. They appear to move against the background of stationary stars. तो वो मूव करते हुए दिखाई देते हैं स्टार्स के कंपैरिजन में। एंड दिस वाज द रीज़न वाई एंशियंट पीपल नेम दैम एज प्लैनेट्स। इसीलिए एंशियंट पीपल ने इन्हें प्लैनेट्स का नाम दिया और इनको बोला गया वॉन्डरिंग स्टार्स। प्लैनेट्स भी स्टार्स की तरह ही हैं, लेकिन उन्हें वॉन्डरिंग स्टार्स बोला गया बिकॉज ये अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, ठीक है, रिलेटिवली। उसके बाद नेक्स्ट आता है चेंजिंग नाइट स्काई, ठीक है, चेंजिंग नाइट स्काई। अभी इसमें क्या दिया गया है, लेट्स सी क्या दिया है चेंजिंग नाइट स्काई में। आई एम सॉरी, yes, now it is clearly visible to you, I hope. Changing night sky, we now know that stars do not appear to move with respect to each other in the sky. अब हम जानते हैं कि स्टार्स तो मूव करते ही नहीं हैं। पहले हमें लग रहा था ना नीचे से देख के कि अरे ये स्टार शायद मूव करते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टार डू नॉट अपीयर टू मूव, ठीक है, in the sky. However, if one closely observes some bright stars for an hour or so, it will be found that there is a slight shift. अगर हम क्लोजली देख रहे हैं कुछ ब्राइट स्टार्स को 1 घंटे के लिए लगातार, तो हमें ऐसा लग सकता है कि स्लाइट शिफ्ट हुआ है उनकी पोजीशन में
बट ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टार्स लाइक द सन, सन की तरह ही स्टार्स भी क्या करते हैं, मूव करते हैं। स्टार्स लाइक सन अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। तो सन की तरह ही स्टार्स भी ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव करते हैं। एंड दिस इज़ क्योंकि सन भी हमारा ईस्ट में राइज होता है, वेस्ट में सेट होता है, इसी तरह जो हमारे स्टार्स हैं वो भी बिल्कुल सन की तरह ईस्ट से वेस्ट की तरफ को मूव करते हैं। एंड दिस एज वी हैव नाउ अंडरस्टूड, और इसीलिए अब हम समझ चुके हैं, इज़ ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे कौन सी डायरेक्शन में मूव करती है, हमारी अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे ये वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है। ये देखो वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है अर्थ, लेकिन जो स्टार्स हैं वो कैसे मूव करते हैं, या सन है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ उल्टा मूव करते हैं। सन और स्टार्स कैसे मूव करते हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। और लेकिन हमारी अर्थ जो है वो वेस्ट, ये वेस्ट है तो वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, ओके। तो ये अपोजिट है, तो ये आपने ज़रूर ध्यान में रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों, यू कैन बी आस्क्ड। तो और फिर कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं आपकी बुक में, ठीक है। और वो फैक्ट्स में क्या कहा गया है कि डू यू नो दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, कि जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। अलॉन्ग विद दिस रेवोल्यूशन अराउंड द सन, द अर्थ ऑल्सो रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस, और सन के चारों तरफ रिवॉल्व होने के साथ साथ में अर्थ अपने एक्सिस पे भी रोटेट करती है। येस, हम जानते हैं बच्चों, हमने अभी पढ़ा है। एंड दीज टू मोशंस ऑफ अर्थ कॉज द सेम स्टार टू अपीयर टू राइज 4 minutes अर्लियर एवरी डे। और इन्हीं दो मोशंस की वजह से बच्चों, अर्थ के इन्हीं दो मोशंस की वजह से क्या होता है कि जो स्टार है, सेम स्टार है, वो क्या करता है, स्टार सेम स्टार टू अपीयर, मतलब जो स्टार सेम स्टार है वो हमें 4 मिनट पहले, हर दिन 4 मिनट पहले राइज होता हुआ दिखाई देता है, ओके। नेक्स्ट डू यू नो में दिया गया है कि वी सी अ होल डिफरेंट सेट ऑफ स्टार्स इन द स्काई आफ्टर एवरी 6 months, कि हर 6 महीने के बाद हमें स्काई के अंदर एक डिफरेंट सेट ऑफ स्टार, डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स मिलते हैं। दिस इज़ बिकॉज अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, क्योंकि हमारी अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है। एंड इन 6 months टाइम, और इस 6 महीने के अंतराल में, ये टाइम में, मूव्स टू द अदर साइड ऑफ द सन, कि हमारी अर्थ जो है वो सन के दूसरे साइड में नेक्स्ट 6 मंथ में मूव कर जाती है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि हमें हर 6 महीने के अंतराल में डिफरेंट सेट ऑफ स्टार्स हमें स्काई में दिखाई देते हैं। नाउ मूव टूवर्ड्स कीवर्ड्स, तो अब कीवर्ड्स के बारे में देख लेते हैं। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, नंबर 1 कॉन्स्टिलेशन, नंबर 2 पोल स्टार, एंड नंबर 3 स्टार। तो कॉन्स्टिलेशन हमने पढ़ लिया बच्चों, वेरी सिंपल फॉर्म में आप लिख सकते हैं, कॉन्स्टिलेशन इज अ ग्रुप ऑफ स्टार विच मेक स्पेशल पैटर्न और शेप इन द स्काई, ठीक है। और अगर आपको अपनी बुक का देखना है या अपनी बुक से ही आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि कॉन्स्टिलेशन रिप्रेजेंट्स द पैटर्न फॉर्म बाय सम स्टार्स इन द स्काई। पोल स्टार क्या होता है, पोल स्टार अ स्टार दैट अपीयर्स टू रिमेन फिक्स्ड और स्टेशनरी एंड इट इज अलाइंड विद अर्थ्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, ओके। स्टार स्टार क्या होते हैं, दे आर सेल्फ ल्यूमिनस सेलेस्टियल बॉडीज, ये खुद में ही चमकीले होते हैं, इनकी खुद की लाइट होती है, इसीलिए दे आर कॉल्ड सेल्फ ल्यूमिनस सेलेस्टियल बॉडी विच कंसिस्ट्स ऑफ वेरी हॉट गैसेस। तो मैंने आपको जितना जल्दी हो सके ये चैप्टर को ख़त्म करवाने की कोशिश की है, और आपको अच्छे से समझ आया भी होगा, क्योंकि बहुत इजी एक्सप्लेनेशन मैंने किया है आपके लिए, ठीक है। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इस चैप्टर के बैक एक्सरसाइज एंड क्वेश्चंस को डिस्कस। टिल देन रीड कीजिए इस चैप्टर को अच्छे से, ठीक है। और ये कुछ 2-3 टॉपिक्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि हमने पढ़ा है पोल स्टार के बारे में, कॉन्स्टिलेशन के बारे में, ठीक है। और कॉन्स्टिलेशंस कौन कौन से टाइप्स के हमने यहाँ पे डिस्कस किए, अर्सा मेजर, अर्सा माइनर, ओरियन, और आपका कैसियोपिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बेटा आपको ध्यान से लर्न करनी है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। इफ़ यू really like my explanation, my method to explain the chapter, then please subscribe to my channel for more such interesting videos, and don't forget to share
these videos with your friends also. Okay, so मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इनके क्वेश्चन आंसर्स एंड बैक एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ में. टिल देन, थैंक यू.